आपका स्वागत है ड्रीम साइंस के और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ी है। मतलब बात हो रही है ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन की। हाँ, मानव शरीर के सीपीयू और कमांड सेंटर की, हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये डिकोड करना है कि ये सुपर कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है, ये सोचता या महसूस कैसे करता है। और किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया कैसे देता है। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि इस हार्डवेयर का विश्लेषण वाकई चौंकाने वाला है। अगर इस सुपर कंप्यूटर के स्पेक्स ही देखें तो इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 86 बिलियन! और दिलचस्प बात यह है कि ये शरीर का सबसे फैटी अंग है, जिसमें करीब 60% फैट होता है। वैसे एक आम धारणा ये भी है कि बड़े दिमाग वाले लोग ज्यादा होशियार होते हैं। जो कि सच नहीं है। दिमाग का आकार किसी की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस तय नहीं करता। सही कहा। और इतनी कीमती मशीन है तो इसकी सुरक्षा भी मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे सबसे बाहर क्रेनियम होता है। हाँ, जो 8 हड्डियों से बना एक प्राकृतिक हेलमेट है। और उसके ठीक नीचे 3 लेयर वाली एक झिल्ली होती है जिसे मेनिंजीज कहते हैं। इसी के अंदर CSF नाम का फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, अगर इसी मेनिंजीज झिल्ली में सूजन आ जाए तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय का निधन भी इसी के कारण हुआ था। बिल्कुल। ये सुरक्षा प्रणाली कितनी संवेदनशील है, ये हम समझ सकते हैं। अब अगर इस पूरे नेटवर्क की वायरिंग की बात करें तो वो न्यूरॉन से बनी है। हाँ, न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इस नेटवर्क को सिग्नल भेजने के लिए ईंधन के रूप में सोडियम की आवश्यकता होती है। पर यहीं एक बड़ी डिजाइन लिमिटेशन सामने आती है। इन न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं हो सकता। मतलब अगर दिमाग में कोई गहरी चोट लग जाए तो कोशिकाएं खुद को दोबारा ठीक नहीं कर पाती। डैमेज का मतलब है परमानेंट डैमेज। इसीलिए सिर की चोट इतनी जानलेवा होती है। ये तो काफी डरावना है। अच्छा, अगर हम इस सीपीयू के अलग-अलग विभागों को डिकोड करें तो सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन है, जो पूरे दिमाग का करीब 66% है। इसके अंदर का सेरेब्रम मेमोरी की हार्ड डिस्क और लॉजिक का केंद्र है। थैलेमस बाहरी दर्द और तापमान का सेंसर है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और भावनाओं को कंट्रोल करता है। लोग भले ही कहते हो कि दिल टूट गया, पर असल में ये सारा दर्द हाइपोथैलेमस का ही प्रोसेस किया हुआ डेटा है। सही बात है। लेकिन सारा लॉजिक और भावनाएं तब तक बेकार हैं जब तक दिमाग बाहरी दुनिया का डेटा प्रोसेस न कर सके। यहीं पर मध्य मस्तिष्क काम आता है। हाँ, मिड ब्रेन आकार में सबसे छोटा है, लेकिन देखने और सुनने के डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक हाई स्पीड ब्रिज का काम करता है। तो अगर अग्र मस्तिष्क मेमोरी है और मध्य मस्तिष्क डेटा ब्रिज है, तो शरीर का संतुलन कौन संभालता है? वो काम पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन के सेरेबेलम का है। ये शरीर का संतुलन बनाता है। तभी शायद जब कोई अत्यधिक शराब पीता है तो उसका सीधा असर सेरिबेलम पर पड़ता है। बिल्कुल, जिससे संतुलन लड़खड़ाने लगता है। इसी पश्च मस्तिष्क में एक और बेहद क्रिटिकल हिस्सा है, मेडुला ओब्लोंगाटा, जो धड़कन और सांस जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को चलाता है। हाँ, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इसमें डैमेज हो जाए तो तुरंत मौत हो सकती है। मतलब मेन लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जब मुख्य दिमाग इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता? ऐसी इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक दूसरा दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड, जो बिना मुख्य दिमाग के रिफ्लेक्स एक्शन ले सकती है। जैसे अगर गलती से किसी गर्म तवे पर हाथ लग जाए तो डेटा दिमाग तक जाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड हाथ हटाने का कमांड दे देती है। पूरे सीपीयू को शरीर से जोड़ने के लिए जो वायरिंग नेटवर्क है उसे PNS कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 12 जोड़ी क्रेनियल और 31 जोड़ी स्पाइनल नसें होती हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी चलता रहता है, जिसके 2 मोड हैं। पहला सिंपैथेटिक मोड, जो फाइट और फ्लाइट के लिए है। अचानक सांप दिख जाए तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मुंह सूख जाता है। और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक मोड यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब शरीर आराम करता है और ऊर्जा बचाता है। तो इस पूरी जटिलता को समेटते हुए अगर हम एक एग्जाम चीट शीट तैयार करें तो कुछ ऐसा होगा। सेरिब्रम है याददाश्त के लिए और सेरिबेलम है संतुलन के लिए। हाइपोथैलेमस भावनाओं को संभालता है और मेडुला हमारे वाइटल फंक्शंस को चलाता है। इस नाजुक सिस्टम की अहमियत को देखते हुए हमेशा हेलमेट पहनना और अपने इस अनमोल सीपीयू की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल।
और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत में हमने कहा था कि दिमाग के न्यूरॉन्स टूट-फूट के बाद खुद को दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, सेल डिवीजन नहीं होता। तो फिर हमारा ये सीपीयू जीवन भर नई-नई भाषाएं, यादें और स्किल्स कैसे सीखता और सेव करता रहता है? क्या इसके अंदर कोई छुपा हुआ बैकअप सिस्टम है जिस पर हमें और गहराई से विचार करना चाहिए? ये वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य है।